आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली प्रेम कहानी शुरू करते हैं। जबरदस्ती सुहागरात कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। कमरे में हल्की रोशनी थी। गुलाब और चमेली की खुशबू हवा में घुली हुई थी। मोमबत्तियाँ टिमटिमा रही थी। फूलों की सजावट कमरे को सपनों जैसा बना रही थी। लेकिन अनन्या के लिए यह सब किसी जहर से कम नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हथेलियाँ पसीने से भीगी थी। पाँव जैसे जमीन में गड़े हुए थे। आज की रात जिसे लोग सबसे हसीन रात कहते हैं, अनन्या के लिए डर की रात बन चुकी थी। वह लाल और सुनहरे लहंगे में सजी थी। सिर झुकाए घूंघट के पीछे बैठी थी। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। हे भगवान, यह रात अच्छे से कट जाए। लेकिन तकदीर कुछ और लिख चुकी थी। यह रात उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच बनने वाली थी। अचानक दरवाजा खुला। अनन्या चौंक गई। कमरे में भारी कदमों की आहट गूंज उठी। अगले ही पल अर्जुन मेहरा कमरे में दाखिल हुआ। लंबा कान, चौड़े कंधे, सफेद कुर्ता, गंभीर निगाहें। वह किसी राजकुमार जैसा दिख रहा था, मगर उसके हाव भाव किसी निर्दयी बादशाह से कम नहीं थे। अनन्या में घूंघट से झांककर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर शक्ति थी। नजरें इतनी कठोर कि दिल दहल जाए। दरवाजा जिस अंदाज में उसने बंद किया, अनन्या समझ चुकी थी वह गुस्से में है। अर्जुन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हाथ बांधे सह निगाहों से उसे घूरता रहा। अनन्या की सांसें अटक गई और फिर अर्जुन की आवाज़ गूंजी, यह रात मेरी जिंदगी की सबसे बदकिस्मत रात है। उसके शब्दों में जहर घुला था। शायद तुमने सोचा होगा कि आज तुम्हारे सपनों की सुहागर रात होगी, लेकिन अफसोस में तुम्हें खुशियाँ देने नहीं आया। मैं आया हूँ तुम्हें ऐसी सजा देने जिसका दर्द तुम्हें उम्र भर महसूस करोगी। अनन्या की आंखें भर आई। दिल बुरी तरह कांपने लगा। अर्जुन ने और करवाहट उगली। जानती हो तुम कौन हो? मेरी सौतेली माँ की भांजी जैसे उसने जबरदस्ती मेरी जिंदगी में ठूस दिया। जब मैं अपनी सौतेली माँ से नफरत करता हूँ तो उसकी छाया को अपना कैसे बना सकता हूँ? थोड़ी हंसा। तुम सोच रही होगी शादी हुई हो तो मैं तुम्हें दिल से अपना लूँगा, लेकिन नहीं, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो। अनन्या के पैरों से जैसे जान निकल गई। वह चाहकर भी भाग नहीं सकी। अर्जुन उसके और करीब झुका। धीरे से बोला, याद रखना, शादी हुई है तो सुहागरात जरूर होगी। आज की रात तुम मेरे बिस्तर की शोभा बनोगी, लेकिन कल मैं तुम्हें तड़पता छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अनन्या के पलकों पर आंसू अटक गए। उसका वजूद कांप उठा। अर्जुन सीधा खड़ा हुआ। ठंडी आवाज में बोला, यह मत समझना कि मैं नरमी दिखाऊंगा। मैं वही करूंगा जो मुझे सुकून देगा और हर पल तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो, सिर्फ एक नापसंद बोझ। अनन्या पीछे हटने लगी, लेकिन अर्जुन के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वह बेड तक आ चुका था। उसकी आंखें अनन्या पर जमी थी। अचानक उसने कहा, हाथ आगे करो। अनन्या का दिल सहम गया। वह सिर झुकाकर सिमटने लगी, लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने झपटकर उसका नाजुक हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि अनन्या की आवाज़ कांप उठी। छोड़ दीजिए प्लीज। अर्जुन की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वह कड़वी हंसी हंसा। छोड़ दूं? तुम्हें लगता है तुम्हारी मिन्नतों में अपना हक छोड़ दूंगा? सिर्फ एक रात ही तो चाहिए, अच्छे से दे दो। वैसे भी पति को खुश करना तो पत्नी का सबसे पहला धर्म होता है। वह एक तंजिया आवाज में बोला था। अनन्या ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर अर्जुन गुस्से में आकर उसका घूंघट उतार कर फेंक चुका था। लेकिन उसके मासूम से
चेहरे पर नजर पड़ते ही वह कुछ पल हैरानी से शक रह गया। उसकी आंखें जैसे किसी जादू में बन गई थी। उसके सामने एक चांद सा चेहरा था, बड़ी बड़ी नम आंखें, भीगी पलकें, हल्के से कांपते हुए होंठ और वह खूबसूरत मासूमियत से भरा चेहरा जो बिना किसी गहने के भी दिल को कैद कर लेने की ताकत रखता है। अर्जुन ने इसके पहले भी कई खूबसूरत चेहरे देखे थे, शायद अनन्या से भी ज्यादा, लेकिन जो मासूमियत अनन्या के चेहरे पर थी वह मासूमियत उसने आज तक नहीं देखी थी। अर्जुन का शख्स चेहरा कुछ पलों के लिए बेजान सा हो गया, जैसे वह अपनी जगह जमा सा गया हो। दिल की धड़कन एक पल के लिए ठहर गई, मगर फिर जैसे कोई जादू टूटा हो। उसे याद रहा तो बस इतना कि वह उसकी सौतेली माँ की रिश्तेदार है, जिस अरज से वह सबसे ज्यादा नफरत करता है। उसने सख्ती से चेहरा घुमा लिया। कमरे में कुछ सेकंड के लिए गहरी खामोशी छा गई। अर्जुन मेहरा की बदलती हालत को अनन्या ने भी महसूस कर लिया था और उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी थी कि शायद आज उसकी रिहाई हो जाए। बड़ी ही उम्मीद के साथ अनन्या की कांपती हुई आवाज उभरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, वो घुटे घुटे आवाज में बोली थी। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे सजा मत दीजिए। लेकिन अर्जुन की आंखों में फिर वही बेसुमार नफरत लौट आई। माफी? वो कड़वी मुस्कान के साथ उसकी ओर झुका, किस बात की माफी मांग रही हो? हाँ, अनन्या ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर अर्जुन ने झटके से उसे पकड़कर अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह मासूमियत का नाटक मेरे सामने मत करो। उसकी आवाज किसी जहर में डूबे खंजर की तरह थी। तुम्हारी मानसी ने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, और वह कीमत के मैं आज ही लूँगा। यह कहकर वह उसके करीब हुआ था। उसके पहले स्पर्श पर ही अनन्या की जान जैसे उसके शरीर से निकल गई थी। एक तंजिया हंसी हंसते हुए अर्जुन ने उसके चेहरे को ऊपर उठाया था, जहां उसके होठों से खून की बूंदें छलक रही थी। यह मेरी नफरत की पहली निशानी थी। अब आगे की नफरत सहने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर उसने लाइट ऑफ कर दी, जबकि अनन्या ने आंखें बंद करते हुए खुद को संगी इंसान के हवाले कर दिया था। रात के अंधेरे में जब अर्जुन के हाथों ने अनन्या की खूबसूरती को महसूस किया तो एक पल के लिए उसका दिल जोरों से धड़क उठा था, लेकिन वह अपने दिल में अनन्या के लिए कोई जज्बात पालना नहीं चाहता था। उसने बचपन से लेकर अब तक जितनी तकलीफें उठाई थी, उन सब तकलीफों का बदला वह अनन्या से लेना चाहता था। अर्जुन का रवैया एक बेरहम जल्ला जैसा था, जैसे जरा भी रहम महसूस नहीं हो रहा था। उसका हर स्पर्श अनन्या के लिए एक दर्दनाक सदमा जैसा था। वह पूरी ताकत से खुद को उससे अलग करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी ताकत के सामने बेबस थी। बस करे यार, मैं इससे ज़्यादा नहीं सह सकती। मगर अर्जुन मेहरा पर कोई असर ना हुआ। वह अपनी सौतेली माँ की नफरत में इस कदर अंधा हो चुका था कि इंसानियत को कहीं पीछे छोड़ चुका था। और इस समय सिर्फ एक दरिंदा जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आज की रात अपने हक के लिए बनी थी, और वह हक एक ऐसी लड़की से छीन रहा था जो इस पूरे मामले में बिल्कुल निर्दोष थी, जिसने कोई गलती नहीं की थी। वह अनन्या थी जो कभी अपनी माँ के सामने उफ तक नहीं करती थी। माँ के गुजर जाने और पिता के चले जाने के बाद वह अपनी मौसी के घर आ गई थी, और आज उसी मानसी ने उसकी शादी अपने सौतेली बेटे के साथ करवा दी थी, जो अपनी
कठोरता के लिए मशहूर था और उसने वही किया जिसका अनन्या ने अंदाजा लगाया था। पहली रात उसने उसे तोड़कर रख दिया था। निर्दोष होते हुए भी वह नफरत की भेंट चढ़ गई थी। कमरे में सुबह की हल्की रोशनी उतर रही थी, मगर यह रोशनी किसी नरमी या उम्मीद की निशानी नहीं थी। यह रोशनी एक बर्बादी का ऐलान कर रही थी। एक ऐसी रात के बाद जो किसी अजब से कम नहीं थी। अर्जुन मेहरा आईने के सामने खड़ा अपनी सफ़ेद शर्ट की आस्तीन चढ़ा रहा था। उसकी काली पड़ बेधक बाल, सलीके से सेट चेहरा, सख्त और भाव शून्य। थोड़ी ही देर बाद हाथ में पासपोर्ट, वीज़ा और एक सूटकेस था। वह हर तरफ से जाने के लिए तैयार लग रहा था। उसने नज़र घुमाकर बेड की तरफ देखा। हाँ, अनन्या बेहाल सी लेटी थी। उसका शरीर निढाल हो चुका था। पूरी रात उसने अर्जुन मेहरा की नफरत के जुनून को सहा था। अपने चेहरे पर किसी की नज़र की तपिश महसूस करके अनन्या ने धीरे से आंखें खोली और नज़र का टकराव होते ही अर्जुन ने जल्दी से अपनी नज़र चुरा ली थी। कुछ तो था जो अंदर से उसका दिल उसे शर्मिंदा कर रहा था। उस नाजुक सी लड़की के साथ उसे यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था। नफरत में वह इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल उसने अपने दिल में उठने वाले जज्बातों को ठप कर सुला दिया था और फिर जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और उसके पास बैठकर रख दिए। लो, तुम्हारी पहली रात की कीमत। शायद यही तुम्हारी औकात है और हमेशा रहेगी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोल ना सकी। अपनी चादर को अपने आसपास लपेटे वो अपना सिर घुटनों में छिपाकर सिसक उठी थी। आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों मुझे सजा दे रही हो? प्लीज़ इस तरह मुझे छोड़कर ना जाए। इस रिश्ते को एक मौका दे। हम मिलकर अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाएंगे। वादा करती हूँ आपकी ज़िंदगी में जितने भी गम हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, अपनी मोहब्बत से उन तकलीफ़ों को कम कर दूँगी। मैं रिश्तों के लिए तरसी हुई लड़की हूँ। पूरे मन में से आपको अपना पति माना है मैं, और पूरे मन से इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। उसने बेबसी से नज़र उठाकर अर्जुन मेहरा को देखा था। वह उसे रोक लेना चाहती थी, अपने रिश्ते की बेड़ियाँ उसके पैरों में डालना चाहती थी, लेकिन वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। लेकिन मैं इस रिश्ते को निभाने के सारे मौके तुमसे छीन लेना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जाकर। उसने एक आखिरी नज़र उस पर डाली, फिर झटक कर सूटकेस उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके जूतों की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती गई और फिर कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। अनन्या बैठी बेबसी से रो पड़ी। बिस्तर पर बिखरी चादर उसकी बेबसी की गवाही थी और वे नोट उसकी बेकदरी का सबूत। बाहर कार का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, फिर इंजन स्टार्ट होने की गूंज और अगले ही पल अर्जुन मेहरा दुबई के लिए रवाना हो चुका था अपनी नई जिंदगी की। और अनन्या वो तो पीछे पूरी तरह से टूट चुकी थी। उजड़ी हुई, बिखरी हुई और पूरी तरह टूट चुकी थी। अनन्या की जिंदगी पहले भी बेरंग थी और अब तो और भी बेरंग हो गई थी। दिन और रात अपनी रफ्तार से बीत रहे थे, लेकिन उसे अपना होश भी नहीं था। 2 महीने बाद कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी, मगर अंदर बैठी अनन्या के लिए रोशनी बेईमानी थी। वो खिड़की के पास बैठी किसी बेजान मूर्ति की तरह दिख रही थी। आंखें शून्य में टिकी हुई थी, चेहरा बुझा बुझा और शरीर जैसे किसी अनजाने बोझ के तले दब चुका था। 2 महीने बीत चुके थे, मगर उसकी हालत जो को त्यों थी, बल्कि शायद पहले से भी ज़्यादा बदतर। उसकी आंखों के सामने
वह रात किसी खौफनाक मंजर की तरह जिंदा हो जाती। वह दरवाज़ा खुलने की आवाज़, वह बेरहम आंखें, वह जहरीली शब्द और फिर वह बहसी लम्हे जब उसकी इज्जत तार तार कर दी गई थी, जब वह तड़पती रही, रोती रही, मगर अर्जुन मेहरा ने एक पल के लिए भी रहम ना किया और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें उखड़ने लगी, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई और फिर उसके सिर में तेजी से दर्द उठा। अनन्या ने तड़प कर सिर झुका और नहीं, वह यह सब याद करना नहीं चाहती, मगर वे लम्हे किसी भूत की तरह उसके दिमाग पर हमला कर रहे थे। वही दर्द, वही जिल्लत, वही बेबसी और वही अर्जुन मेहरा। नहीं नहीं, भगवान के लिए नहीं। वह अचानक सिर पर हाथ रखकर जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज़ में इतनी तकलीफ थी कि दीवारें भी कांप गई होगी। मत करो, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। वो चीखती जा रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी। उसकी सिसकियाँ कमरे से बाहर तक गूंजने लगी। लाउंज में बैठी राधिका जी ने चाय का कप झटके से मेज पर रखा और घबरा कर ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उनके सामने जो मंजर था उसने उनका दिल चीर कर रख दिया था। अनन्या जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, दोनों हाथ सिर पर रखे हुए थे, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह किसी बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। राधिका जी अख्तियार उसकी तरफ बढ़ी, मगर जैसे उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, अनन्या ने खुद को झटके से पीछे कर लिया। नहीं, प्लीज अर्जुन, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मत छूना मुझे। राधिका जी का दिल किसी ने मिट्टी में जकड़ दिया था। उनकी आंखें नम हो गई। अनन्या, मेरी बच्ची, मैं हूँ तुम्हारी मौसी, उन्होंने नरमी से कहा, मगर अनन्या की आंखें डर से फैली हुई थी। मत मारो मुझे, प्लीज मत छूना। उसने हाथ जोड़ दिए जैसे कोई गुनहगार रहम की भीख मांग रहा हो। राधिका का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे जोर से अपनी सीने से लगा लिया। बस बस मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं है यहाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरी जान। अनन्या के जिस्म ने हल्की सी हरकत की, मगर फिर जैसे वह पूरी तरह ठंडी पड़ गई। उसके आंसू सिसकियों में बदल गए और फिर सिसकियाँ भी दम तोड़ गई। उसका वजूद राधिका जी की गोद में ठहर गया और अगले ही पल वह बेहोश हो गई। राधिका जी ने घबराकर उसका चेहरा थपथपाया, मगर वह बिल्कुल बेजान पड़ी रही थी। हे भगवान, मेरी बच्ची को क्या हुआ? उन्होंने फौरन डॉक्टर को फोन लगाया। पहली ही घंटी पर कॉल रिसीव हो गई। डॉक्टर, प्लीज तुरंत घर आ जाए, मेरी बच्ची की हालत ठीक नहीं है। उनकी आवाज़ में घबराहट और बेबसी का गहरा मिला जुला असर था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर दीप्ति कमरे में मौजूद थी। सफेद ओवरकोट पहने, चेहरे पर संजीदगी और प्रोफेशनल रवैया लिए वह अनन्या का चेकअप कर रही थी। अनन्या बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा सफ़ेद जैसे खून की एक बूंद भी ना बची हो। राधिका जी उसके सिरहाने बैठी थी और आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करती हुई। डॉक्टर दीपी ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। राधिका जी, आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। उनका लहजा सख्त था। मैं समझ रही हूँ, मगर हुआ क्या है? ऐसे राधिका जी की बेचैनी और बढ़ गई। डॉक्टर दीप्ति ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर धीरे से बोली, यह इस वक्त गंभीर मानसिक और शारीरिक कमजोरी का शिकार है। इनके लिए इस हालत में रहना बेहद खतरनाक है। इन्हें सही वक्त पर खाना चाहिए, आराम चाहिए और सबसे बढ़कर मानसिक सुकून चाहिए। लेकिन इतनी कमज़ोर क्यों है और इस हाल से
क्या मतलब है आपका? यह किस हालत में है? मैं समझ नहीं पा रही। राधिका जी का दिल किसी अनजाने डर से कांप उठा। डॉक्टर दीप्ति कुछ पलों के लिए चुप रही, जैसे सही शब्द तलाश कर रही हो। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, क्योंकि यह उम्मीद से ही। राधिका जी। कमरे में सन्नाटा छा गया। राधिका जी का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। क्या उनके होंठ कांपे? सच कह रहे हैं आप डॉक्टर? दीप्ति ने सिर हिलाया। जी, और इनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चा शायद बच ना सके। डॉक्टर दीप्ति की इस खबर पर राधिका जी को लगा जैसे जमीन उनके कदमों के नीचे से खिसक गई हो। आपको हर हाल में इनका ख्याल रखना होगा। खाने पीने का खास ध्यान रखें। उन पर कोई दबाव ना डालें, वरना इनके लिए बहुत खतरा हो सकता है। यह कहकर डॉक्टर दीप्ति ने कुछ और ज़रूरी हिदायतें दी। फिर अनन्या पर एक हमदर्दी भरी नज़र डालकर वहाँ से चली गई। राधिका जी ने कांपते हाथों से अनन्या के माथे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गहरी शर्मिंदगी उभर आई थी। उनकी आवाज़ एक सरगोशी जैसी थी। मेरी बच्ची, तुम मेरी सजाओं की भेंट चढ़ गई हो। उनकी आंखों के सामने उनका अपना अतीत घूम गया। वही अर्जुन मेहरा का बचपन, बड़ी वक्त जब उन्होंने अर्जुन के साथ जुल्म किया था, जब उन्होंने उस मासूम को सिर्फ अपने गुस्से, अपनी नफरत और अपनी अनाकांक्षाओं की भेंट चढ़ा दिया था। कोई ऐसी सजा, कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी जो उन्होंने मासूम सा अर्जुन को ना दी थी। एक मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी थी। उन्होंने उसे बेबुनियाद मारा, उसे ताने दिए, उसका दिल जख्मी किया, और आज मेरा अपना खून उसी अंजियत में पड़ा है। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या यही मेरे पापों की सजा है? उन्होंने ठंडी सांस लेकर अनन्या के माथे को चूमा, जैसे अपनी हर खता का पश्चाताप कर रही हो। मैंने अर्जुन के साथ जो किया, शायद उसी का बदला वह तुम्हें इस तबाही की राह पर खड़ा करके ले रहा है। उन्होंने जोर से अपनी आंखें मींच ली। दो आंसू टूटकर उनके गालों पर लुढ़क आए। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। राधिका जी के लिए अनन्या को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब उसे इस बात का पता चला कि वह माँ बनने वाली है, वह बहुत रोई थी। उसे नहीं चाहिए था ये बच्चा उसकी नफरत की निशानी। जो नफरत अर्जुन मेहरा शादी की पहली रात उस पर उड़ेलकर चला गया था। वक्त और तेजी से गुजरता गया और अब 7 महीने का अरसा बीत चुका था। अस्पताल का कमरा खामोश था, मगर इस खामोशी में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। नरम सफ़ेद रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी और बिस्तर पर लेटी अनन्या गहरी नींद में थी। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे गहरे साए थे और वह बेहद कमजोर लग रही थी, जैसे महीनों की तकलीफ और थकान ने उसके वजूद को निचोड़ कर रख दिया है। उसके पहलू में नन्हा सा वजूद सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ बेखबर सो रहा था। उसका मासूम सा चेहरा, गुलाबी होंठ, बंद आंखें, उसका मासूम सा चेहरा जो बिल्कुल अर्जुन की कॉपी था। अर्जुन का खून, वही अर्जुन जिसने उसे तबाह कर दिया था और फिर पलटकर कभी खबर तक ना ली थी। राधिका जी एक तरफ खड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह कई मिनट तक बस उस नन्हे वजूद को देखती रही। फिर उन्होंने नज़र उठाकर मेहरा साहब की तरफ देखा तो ऊपर से मजबूत नज़र आ रहे थे, मगर उनके चेहरे की झुर्रियाँ उनके टूटे हुए दिल की दास्तान बयान कर रही थी। राधिका जी ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, आप अपने बेटे को फ़ोन करें, बताएं उसे कि उसकी औलाद हुई है। शायद वह आ जाए,
शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। मेहरा साहब ने एक तलक मुस्कुराहट के साथ सिर झुका लिया, जैसे इन शब्दों की कोई उम्मीद ना हो। उन्होंने जेब से अपना मोबाइल निकाला, मगर स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उन्होंने थकी हुई सांस ली और फोन को वापस जेब में बंद कर दिया। वह मेरी बात नहीं सुनता राधिका, उनकी आवाज़ में हार का एहसास साफ नजर आ रहा था। वह मेरी कॉल रिसीव तक नहीं करता। राधिका जी ने बेबसी से उन्हें देखा। क्या सुनते? तुमने आज कोशिश की ही? मेहरा साहब ने सिर हिलाया। न जाने कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ अनन्या की हालत बताने के लिए, उसके दर्द का एहसास दिलाने के लिए, मगर उसने एक बार भी पलट कर नहीं पूछा। राधिका जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका दिल चाहा चीख चीख कर अर्जुन को कोसे, उसे झकझोरे, मगर वह जानती थी कि जिसके अंदर एहसास मर जाए उसे कोई पुकार वापस नहीं ला सकती। तो यह तुम्हारी परवरिश थी? उनका लहजा कड़वा हो गया था। एक बाप अपने बेटे को कितनी बार फोन करे, तुम्हारी बीवी तबाह हो रही है, तुम्हारा बच्चा दुनिया में आने वाला है और वह सुनने तक को तैयार नहीं। मेहरा साहब ने दुख से अपनी बीवी को देखा। क्या मैंने कम तकलीफ सही है? मैं भी बाप हूँ, मगर एक ऐसा बाप जिसका बेटा उसे अहमियत देना तो दूर, सुनना भी गवारा नहीं करता। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। बाहर रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और अंदर दो हारे हुए इंसान एक दूसरे के सामने खड़े थे। अनन्या गहरी नींद में थी। उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी और उसका मासूम सा बच्चा जो अभी दुनिया में आया था इस बेखबरी में सो रहा था कि जिसके नाम का वह बारिश था, वह शायद उसे अपनाने कभी ना आए। 1.5 साल बाद जैसे वक्त एक सा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी हमेशा एक से नहीं रहते। हवेली के हरे भरे लॉन में शाम की सुनहरी रोशनी मुलायम घास पर छन छन कर गिर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं परिंदे अपने घोंसले को लौट रहे थे। लॉन के बीचों बीच अनन्या सफ़ेद कपड़ों में बैठी थी। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी बेबसी नहीं थी। अब वह जिंदगी की तरफ धीरे धीरे लौट रही थी। उसकी गोद में एक छोटा सा गुलाबी गालों वाला बच्चा बैठा हुआ था, जो अपनी तोतली जुबान में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। वह कभी अपनी नन्ही उंगलियां अपनी माँ के चेहरे पर रख देता तो कभी उसके कपड़ों को मुट्ठी में जकड़कर निकलने लगता और कभी अपनी बड़ी बड़ी मासूम आँखों से अनन्या को देखता जैसे कुछ कहना चाहता हो। आरव बेटा, चम्मच पकड़ो, थोड़ा सा तो खा लो, अनन्या ने नरम लहजे में कहा और चम्मच उसके मुंह के पास ले गई। नहीं, आरव ने तुरंत गर्दन झटक ली। नन्हे नन्हे हाथों से चम्मच को पीछे धकेलने की कोशिश की और फिर अचानक उसकी गोद से निकलकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। आरव, अनन्या ने हैरानी से उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वह तो बिजली की तरह लॉन में दौड़ पड़ा। नन्हे कदम, छोटी छोटी खिलखिलाती हुई सी हंसी। अनन्या एक पल के लिए थक कर बैठी, फिर मुस्कुराते हुए दोबारा उसके पीछे दौड़ी। आरव, इधर आओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? आरव हंसता हुआ आगे आगे भाग रहा था और अनन्या उसके पीछे पीछे। राधिका जी जो अंदर बैठी चाय पी रही थी, जब बाहर से खिलखिलाहट की आवाज़ सुनी तो उनके कदम बेकाबू होकर लॉन की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने अनन्या को अपने नन्हे से बेटे के पीछे भागते देखा, उनकी लंबों पर एक मुस्कान तैर गई, एक सुकून भरी मुस्कान। क्या हो रहा है? उन्होंने अनन्या को छेड़ने के अंदाज में कहा। अनन्या
हाँफती हुई रुक गई। मौसी जी, देखिए, यह खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बस दौड़ने में माहिर हो गया है। राधिका जी हंसते हुए आगे बढ़ी और झट से आरब को गोद में उठा लिया। छोटे नवाब, इतनी शरारत क्यों हो रही हो अपनी माँ के साथ? आरब ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर उन्हें देखा और फिर एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ा, जैसे उसे पता हो कि वह उसकी जान है। अब देखना तुम्हें खाना कैसे खिलाती हूँ, राधिका जी ने शरारत से कहा और अनन्या को आंखें मारी। दोनों ने मिलकर जबरदस्ती चम्मच आरब के मुंह के पास किया। वह विरोध करता रहा, हाथ पैर मारे और मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, मगर जैसे ही चम्मच उसके होठों तक पहुंचा, वह बेवजह चम्मच को मुंह में ले गया और मजे से चबा गया। अनन्या ने मुस्कुराकर आरब के छोटे छोटे बालों में उंगलियां फेरी। यहाँ हमारा शहजादा है। हाँ बिल्कुल, राधिका जी ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा, और तुम मेरी बहादुर बेटी हो। इस 1.5 साल के सफर में अनन्या ने कई मुश्किल दौर रखे थे। कई बार वह टूट कर बिखरी थी, कई बार वह रोई भी थी, कई बार वह इतनी बेचैन हुई थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। वह आरब को अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर फिर एक माँ की ममता जाग उठी थी। उसने अपने रोते हुए बच्चे को सीने से लगा ही लिया था। और फिर वह दिन था, और आज का दिन वह बदल गई थी। 3 साल बाद एयरपोर्ट की ऊंची ऊंची इमारतें के शीशे से छन कराती रोशनी उसके चेहरे को हल्का सा सुनहरा बना रही थी। 3 साल बाद वह इस सरजमी पर कदम रख चुका था, जिसे वह हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। अर्जुन मेहरा, जो पहले ही बेहद खूबसूरत था, अब और भी रौबदार और आकर्षक लग रहा था। उसका गंभीर चेहरा, चमकती गहरी आंखें, मजबूत जबड़ा और हल्की बड़ी हुई दाढ़ी उसे और भी गंभीर और टीचर बना रही थी। ब्लैक पर्ट पर और शर्ट के ऊपर हार्ड ब्राउन ओवरकोट पहने रखा था। वो हाथ में मोबाइल पकड़े वह बेचैनी से स्क्रीन पर नजरें जमाए खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ उसका पर्सनल असिस्टेंट पसीने में भीगा खड़ा था। अर्जुन मेहरा के माथे पर हल्की तोरियां थी। सब्र का दामन यह पहले ही छोड़ चुका था। यह बुकिंग कैंसिल किसने की? उसने सख्त अंदाज में अपनी सेक्रेटरी से पूछा। असिस्टेंट ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी और नजरें चुराते हुए बोला, सर, यह मेहरा साहब ने। क्या? अर्जुन के चेहरे की जबड़ियां और सख्त हो गई। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कसने लगी। जी सर, उनके खास हुक्म पर। असिस्टेंट हिचकिचाया। अर्जुन ने गुस्से से मोबाइल बंद कर दिया, जेब में हाथ डालकर कार की चाबी टटोलने लगा, मगर याद आया कि यहाँ उसकी पर्सनल गाड़ी मौजूद नहीं थी। 3 साल में उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, एक बार भी इस सरजमीन से जुड़ने की कोशिश नहीं की थी जहाँ वह पला बढ़ा, जहाँ उसका बचपन और परिवार था। वह सख्त तेवर लिए बाहर निकला। एयरपोर्ट के बाहर आते ही हल्की ठंडक ने उसका स्वागत किया, मगर उसके अंदर तो जैसे आग लगी थी। सड़क पर खड़ी टैक्सियों को निगाहों से परखा, वो फिर एक को हाथ देकर रोका। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोकी। जी साहब, कहाँ जाना है? मेहरा हवेली। ड्राइवर ने हैरत से एक पल को अर्जुन को देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिर सिर झुकाकर दरवाज़ा खोल दिया। अर्जुन गाड़ी में बैठते ही लंबी सांस लेकर सीट से टेक लगा दिया, और दुबई की बिजनेस लाइफ ने उसकी शख्सियत में और भी संजीदगी भर दी थी। मगर कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में अब भी एक खालीपन मौजूद था, जिसे वह खुद ही महसूस नहीं कर पा रहा था। गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए उसने सरगोशी में खुद से कहा, शायद
यहाँ आना मेरी गलती है, मगर किस्मत उसे यहाँ किसी बड़े मकसद के लिए लेकर आई थी और वो इस हकीकत से अनजान था कि हवेली में ना सिर्फ उसका अतीत बल्कि उसका भविष्य भी उसका इंतजार कर रहा था। एक नन्हा सा वजूद जो उसका खून था, जो उसकी नफरत और बेदर्दी का मेल था और जिसकी हंसी में शायद वह नरमी थी जो अर्जुन हो चुका था। हवेली के भारी लोहे के दरवाजे पर कार के टायर रुके तो गार्ड ने झट से दरवाजा खोला, मगर अगले ही पल सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। 3 साल पहले जो इंसान इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ गया था, वह आज रात के इस पहर अचानक यूं लौट आया था जैसे किसी अधूरे ख्वाब का बिछड़ा किरदार हकीकत में वापस आ गया हो। अर्जुन मेहरा ने एक सरसरी नज़र गार्ड पर डाली और बिना किसी प्रतिक्रिया के अंदर कदम बढ़ा दिए। उसके पीछे उसका पर्सनल असिस्टेंट खामोशी से चल रहा था। गेस्ट रूम में जाकर आराम करो, सुबह मुलाकात होगी, उसने सपाट लहजे में अपने असिस्टेंट से कहा और खुद अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसे यकीन था वहाँ हमेशा की तरह बस तन्हाई होगी। वह दरवाजे तक पहुंचा, हल्का सा धक्का दिया और जैसे ही अंदर कदम रखा, मध्यम रोशनी में एक नाजुक सा औरत का वजूद नजर आया जो बिस्तर पर सपनों की दुनिया में गुम था। अर्जुन की सांस एक पल को थम गई। अनन्या, उसका दिल अजीब से अंदाज में बेचैन हुआ था। वह मुश्किल से आगे कदम बढ़ाने की वाला था कि अचानक बिस्तर पर पड़ी वह हल्का सा हिली। वह किसी आहट से जाग चुकी थी। अनन्या ने आंखें मलते हुए अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर जैसे ही उसकी निगाह सामने खड़े और पड़ी, उसका पूरा जिस्म एकदम सख्त हो गया। सांसें अटक गई, दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने भ्रम समझकर दोबारा पलकों गोश पकाया, मगर सामने खड़ा शख्स वाकई अर्जुन मेहरा था। उसका पति, जिसे वह 3 साल पहले अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी, और आज वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। उस रात का दर्द, बेइज्जती उसे फिर से याद आने लगी और वह नजर से अर्जुन को देख रही थी, जबकि अर्जुन की निगाहें उस पर जमी हुई थी। मगर अचानक ही उसकी निगाहें अनन्या के बराबर में सोए एक छोटे से मासूम वजूद पर जाकर ठहर गई। वह 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन अनन्या डर से और पीछे हट गई। उसकी आंखों में लज्जा थी, उसके हाथ कांप रहे थे, मगर अर्जुन का पूरा ध्यान अब बिस्तर पर पड़े उस मासूम चेहरे पर था। यह कौन है? उसका लहजा ठंडा था, मगर उसमें एक अनजानी सी कपकपी थी, जैसे वह खुद ही अपने सवाल से डर रहा हो। अनन्या की जुबान जैसे तालों में जकड़ गई थी, उसके होंठ कांपे, मगर वह कुछ कह न सकी। अर्जुन के चेहरे पर इतने रंग बदल रहे थे कि अनन्या समझ ही नहीं पा रही थी कि इस वक्त उसकी हालत क्या हो रही है। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी, मगर अर्जुन के दिल में एक तूफान उठकर खड़ा हुआ। वह बेसब्री से आगे बढ़ा, उसकी नज़र बार बार अनन्या से उस नन्हे वजूद तक जा रही थी। कौन है यह? उसकी आवाज़ धीमी मगर जहर में डूबी थी, जैसे अंदर ही अंदर कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो। अनन्या की सांसें अटक गई। उसने अर्जुन की आंखों में जलते सिले देखे और सहम कर और भी पीछे हट गई। ने पूछा, यह कौन है? इस बार उसका लहजा ज़्यादा सख्त और सवाल का बार और गहरा था। अनन्या की नज़र जमीन पर थी। वह चाहकर भी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अर्जुन की बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने झटके से आगे बढ़कर उसका बाजू कसकर पकड़ लिया और झटसा कर खड़ा कर दिया उसे। अनन्या, यह बच्चा कौन है? उसका लहजा गुस्से से भरा था। अनन्या ने सहम कर आंखें बंद कर ली। आंसू गालों पर लुढ़क आए। अनन्या अर्जुन की गिरफ्त और भी ज़्यादा कस गई थी। आरव, आपका बेटा, वो हिचकिचाते हुए रोते रोते बोल पड़ी।
क्या अर्जुन का दिल एक पल के लिए थम सा गया था। मेरा बेटा, उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर इन शब्दों ने जैसे कमरे में धमाका कर दिया। अर्जुन की पकड़ ढीली पड़ गई, पलकें झपकता तक भूल गया था। अर्जुन के सर गले में ही अटक गए थे। उसने बेयकीन से एक कदम पीछे लिया, जैसे अपने ही वजूद की सच्चाई से भागना चाहता हो, मगर हकीकत उसे जकड़ चुकी थी। यह मेरा बेटा है। उसकी आवाज़ में अब एक फुसफुसाहट थी। अनन्या ने भीगी आंखें उठाई और बस हल्का सा सिर हिला दिया, और अर्जुन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भी लिया हो। वो उसकी नन्ही नन्ही बंद मुट्ठियाँ। आरव, वो होली से बुदबुदाया आया, जैसे सच को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा हो। उसके वजूद का हिस्सा, उसका लहू, उसकी नस्ल 3 साल पहले जिसे वह पीछे छोड़ आया था, वह आज उसके सामने था। एक नन्ही सी जान की सूरत में वह सांस लेना तक भूल गया। अपने दिल में उठते तूफान को समझ नहीं पा रहा था वो। और अनन्या तो अभी थमी हुई खड़ी थी, रोती आंखों से उस इंसान को देख रही थी जिसने बरसों पहले उसकी दुनिया उजाड़ दी थी, मगर आज उसकी दुनिया उसके सामने सांस ले रही थी। वक्त जैसे थम गया था, उसका दिल अजीब सी शिद्दत से धड़क रहा था। वह अपनी जगह पर जड़ हो गया, नजरें अपने बेटे पर टिकी रही। वो नन्हा सा वजूद जो उसके वजूद का हिस्सा, वो एक झटके से बिस्तर के पास पहुंचा और झुककर अपने बेटे को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही उस नन्ही सी जान को उसने अपने सीने से लगाया, एक अनोखा सा एहसास उसके अंदर समा गया। वह जो हमेशा कठोर रहा था, जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए थे, जिसने अपनी सौतेली माँ के जुल्म खामोशी से सहे थे, वो अर्जुन मेहरा आज अपनी औलाद को बाहों में भरकर रो रहा था। मेरा बेटा, मेरा आरव, वो धीमे से बुदबुदाया आया, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि यह हकीकत है, कोई सपना नहीं। अनन्या हैरानी से यह मंजर देख रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन, जो 3 साल पहले उसे इस हाल में छोड़कर चला गया था, वह इस तरह लौटेगा। वह तो समझी थी अगर यह कभी वापस आया तो शायद इस बच्चे को अपनाने के भी इनकार कर दे, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। अपनी जिद, अपनी बेरुखी सब भूल चुका था वो। अपने बच्चे को बाहों में और भी जोर से कस लिया। नन्हा सा आरव जाग चुका था। अर्जुन के मजबूत बाहों में आते ही वह ऊंची आवाज में रोने लगा। उसकी नन्ही नन्ही मुट्ठियां हवा में बेतरतीब हिल रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वह इस अजनबी इंसान को पहचान नहीं पाया था, जो आज पहली बार उसे अपनी बाहों में ले रहा था। मेरे बेटे, मैं हूँ तुम्हारा पापा, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा और बच्चे के बालों में हल्के से हाथ फिराने लगा। अनन्या के आंसू उसके गालों पर फिसलने लगे। वह बेयकीन से यह सब को देख रही थी। दिल में अजीब सी हलचल थी। 3 साल पहले जो इंसान बेखबर था, वह आज अपनी औलाद के लिए इतना नरम कैसे हो सकता था। अर्जुन ने धीरे से बच्चे को झुलाया, मगर वह लगातार रोता जा रहा था। शायद उसके लिए यह चुम्बन थी, यह महक, यह बाहें, यह एहसास, यह सब कुछ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरा बेटा, अर्जुन की आवाज़ कांप गई और उसकी आंखों में फिर से आंसू चमकने लगे। अर्जुन ने धीरे धीरे उसे को गोद में डाल दिया, जैसे वह कोई नाजुक सी चीज हो। अनन्या ने फौरन आरव को थामा, उसके छोटे से जिस्म को अपनी बाहों में समेटा और फिर अगले ही पल उसके माथे को चूम लिया। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर यह मंजर देखा, जैसे वह कोई चमत्कार देख रहा हो। उसके आंसू खामोशी से गालों पर बह रहे थे। दिल जैसे किसी अनदेखे बोझ तले दब चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ जो खत्म हो चुका हो।
आरव अनन्या की चुंबन और हल्के हल्के झूलने से शांत होता जा रहा था। उसकी आंखें नींद के असर से धीरे धीरे बंद होने लगी। नन्ही होठ हल्के से खुले, सांसें धीमी पड़ने लगी थी। वो एक बार फिर नींद की बांदियों में चला गया। माँ की बाहों की हिफाजत में अर्जुन ने गहरी सांस ली। फिर अचानक उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। उसने एक झटके से अनन्या का हाथ पकड़ लिया। अनन्या चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अनजानी सी घबराहट थी। क्यों नहीं बता मुझे? अर्जुन की आवाज़ धीमी थी मगर उसमें सुलगती हुई आग थी। क्यों नहीं बताया कि तुम माँ बनने वाली हो? क्यों नहीं बताया कि मेरी औलाद इस दुनिया में आ चुकी है और अब इतना बड़ा भी हो गया है? जबकि अनन्या को गुस्सा आया था। वह तो सब कुछ छोड़कर चला गया था, हर रिश्ता नाता तोड़कर। फिर आज किस हक से पूछ रहा था कि उसके बच्चे की खबर उसे क्यों नहीं बताई गई? बताओ अनन्या, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुम्हें, इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप इस बात का हक नहीं रखते थे। उसने गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया था। शायद माँ बनकर वह कुछ ज़्यादा ही बहादुर बन चुकी थी, वरना अर्जुन के सामने खड़े होने की भी उसमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। जबकि अर्जुन ने आगे बढ़कर उसकी कलाई जोर से दबाई थी। वह अपना हाथ उससे छुड़ाना चाहती थी मगर अर्जुन की पकड़ बहुत मजबूत थी। भले मैं रिश्ता तोड़कर गया था लेकिन फिर भी मेरा रिश्ता था और यह बच्चा मेरा खून था। अगर खून था तो कभी आपने मुड़कर यहाँ के हालात की खैरियत क्यों नहीं की? मौसी ने, अंकल ने भी आपको कितने कॉल किए थे मगर आपने कभी फ़ोन नहीं उठाया, कभी मैसेज का जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने हैरानी से उसे देखा। झूठ मत बोलो अनन्या। उसके लहजे में एक बार फिर सर्दी उतर आई जो 3 साल पहले उसकी पहचान थी। अनन्या का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह वही अर्जुन था जो 3 साल पहले उसे रद्द कर गया था। वही शख्स, वही बेरहम, वही बेइंतहा। मैं झूठ नहीं बोल रही। अनन्या की आवाज़ कांप रही थी। हमने कोशिश की थी बताने की मगर आपने हमें मौका ही नहीं दिया। आपने खुद सब कुछ नज़रअंदाज किया और अब आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अर्जुन का दिल एक पल के लिए डगमगाया। क्या वाकई उसने खुद सब कुछ अनदेखा कर दिया? क्या वाकई वह इतना अंधा हो गया था कि उसे एहसास ही ना हुआ कि पीछे बहुत कुछ बड़ा हो चुका है? और अगर मैं खुद ना आता तो क्या तुम सारी जिंदगी मुझे मेरे बेटे के बारे में ना बताती? वह कड़वाहट से अनन्या से बोला। अनन्या ने एक पल के लिए अपने बाजुओं में सोते हुए आरव को देखा। उसका दिल मचल उठा। अगर आप वाकई हमें जानने की ख्वाहिश रखते तो खुद लौट कर आते। अर्जुन, मैंने किसी के रास्ते में दीवार नहीं बनाई थी। दीवार तो आपने खड़ी की थी। वह जब बोलने पर आई तो चुप नहीं हुई। वह जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अर्जुन का सामना कर सके मगर शायद हालात से लड़ते लड़ते अब वह थक चुकी थी, इसीलिए वह बोल पड़ी। अर्जुन गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ कहना चाहता था मगर वे लम्हे शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसने गहरी नज़र अपने बेटे पर डाली और फिर कुछ सोचकर कमरे से निकलता चला गया। मेहरा हवेली की सुबह हमेशा की तरह थी। डाइनिंग टेबल पर राधिका जी और मेहरा साहब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। उनके चेहरे पर बीते वक्त की थकान और गहरी लकीरें थी। अचानक दरवाजे की तरफ से आहट हुई। दोनों ने नज़र उठाई और जैसे ही सामने का मंजर देखा उनके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अर्जुन मेहरा सफ़ेद कुर्ता पायजामा में पहना था। अर्जुन बहुत आत्मविश्वासी अंदाज में कमरे में आया और चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने धीरे से
रोटियां का एक टुकड़ा तोड़ा और चाय का कप उठाया, जैसे यह उसका रोज का काम हो। मेहरा साहब ने खोखली आवाज में कहा, तुम लौट आए हो? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही अर्जुन है जिसने 3 साल पहले बिना पीछे मुड़े चला गया था। अर्जुन ने चाय का घूंट लिया और सहजता से बोला, हाँ, आ भी चुका हूँ और अपनी पत्नी और बेटे के साथ जा भी रहा हूँ। राधिका जी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, कोई ज़रूरत नहीं। जब 3 साल तक तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो अब मेरी भांजी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तलाक दे दो उसे और हमारे रास्ते से हट जाओ। अर्जुन का हाथ चाय के कप पर रुक गया। अगले ही पल पूरी डाइनिंग टेबल हिल गई। चाय के कप गिर पड़े, प्लेटें टूट गई और खाना चारों ओर बिखर गया। राधिका जी डर के मारे जड़ हो गई। उनकी सांसें रुक गई और आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैं वह छोटा अर्जुन नहीं जो डर के मारे चुप रहता। अब मैं वह अर्जुन हूँ जो 28 साल का हो चुका है और पल भर में किसी की हिम्मत कुचल सकता हूँ। उसकी आवाज़ इतनी गूंज रही थी कि पूरा घर थर्रा उठा। राधिका जी के हाथ कांपने लगे, होठ हल्के से खुले पर शब्द बाहर नहीं आए। मेहरा साहब ने जल्दी से अर्जुन का हाथ थाम लिया। क्या बदतमीजी है? अर्जुन ने झटके में हाथ से छुड़ाया और कहा, बदतमीजी तो तब होती जब मैं चुपचाप आपकी बात मानकर अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ देता। मेहरा साहब ने राधिका जी की तरफ देखा। उनका चेहरा अर्जुन की गुस्से के सामने फीका पड़ गया। अब जो होगा वह मेरे तरीके से होगा। अर्जुन की आवाज़ धीमी लेकिन हुई थी। मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा और किसी के कहने पर उसे नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने राधिका जी की ओर देखा और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। पिछले 15 दिनों में उसने अपने पर्सनल असिस्टेंट के जरिए सारे जरूरी काम निपटा लिए। पासपोर्ट और वीज़ा तैयार थे और वह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर लंदन रवाना हो गया। अनन्या ने बहुत विरोध किया। वह रोई और साफ मना कर दिया कि वह नहीं जाएगी। जब 3 साल पहले उसे अकेला छोड़ा गया था तो अब क्यों लौटकर अधिकार जताया जा रहा था। अर्जुन लंदन के प्लेन में आया तो पूरा घर शांत था। अनन्या छोटे आरव को संभालते हुए थकी हुई थी। अर्जुन ने बिना हिचक अपने बेटे को गोद में लिया। आरव उसके स्पर्श को महसूस करने की शांत हो गया और माँ की ओर देखने लगा। अर्जुन ने घुटनों के बल बैठकर फूलों का गुलदस्ता और केक अपनी पत्नी की तरफ बढ़ाया। उसने सारी जिद और अहंकार भुलाकर अतीत को पीछे छोड़ दिया था। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, उसने भीगे लहजे में कहा। सिर्फ एक माफ़ी का शब्द तुम्हें मेरी तरफ मोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं हमारे बच्चे के लिए इस रिश्ते को फिर से एक मौका देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। उसने एक पल रुककर अपनी आंखों में हल्की चमक के साथ आरव की और देखा और कहा, देखो ना हमारा आरव कितना छोटा और अकेला है। मैं उसके लिए एक छोटी सी बहन भी लाना चाहता हूँ। अनन्या उसकी बात सुनकर सन्न रह गई। उसके मन में कई शिकवे थे, लेकिन अब उसके होंठ खामोश हो गए। उसकी नज़र अपने बेटे पर गई जो अब गहरी नींद में थी, अपने पिता के कंधे से लगा हुआ था। वह पल था जब अनन्या ने खुद को हार मान लिया। 3 साल की तकलीफ, दर्द और जुदाई की यादें पल भर के लिए पीछे रह गई। एक माँ की ममता जाग उठी और उसने तुरंत ही वह फूल रखकर अर्जुन को गले लगा लिया। यह उसका तरीका था यह जताने का कि वह भी एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। और फिर अर्जुन ने वह कर दिखाया जिसकी अनन्या ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने हर गलती स्वीकार की, हर रात माफ़ी मांगी और अब अनन्या भी अपने बेटे के साथ एक नई खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ चुकी थी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अर्जुन सच में
माफ़ी के काबिल था? अपने दिल की बात कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।